मैसूर चला जाऊंगा। महाराज के पैर पकड़कर कहूंगा कि महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं संगीत सीखना चाहता हूँ। महाराज तो मुझे नहीं मिले, लेकिन सड़क पर मुझे गुड्डी थिएटर कंपनी मिल गई। और 50 साल पहले की बात है कि कंपनी म्यूजिक का एक अपना एक हिसाब था। कंपनी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो था वो हारमोनियम था। वो हारमोनियम ऐसा हारमोनियम नहीं बल्कि लेग हारमोनियम था, एक तरह से 3 रीड्स वाला, और दोनों हाथों से हम बजाते थे और बजाना जरूरी होता था, इसमें कोई बोनपुर भी होता था। लेकिन वो हारमोनियम बजाना जो है संगत की बात नहीं थी, बल्कि खुद अपना म्यूजिक था। क्योंकि तब तक हारमोनियम का मतलब ही था कि हिंदुस्तानी म्यूजिक कर्नाटक म्यूजिक में, कर्नाटक म्यूजिक में ज्यादा इस्तेमाल ना होता है, लेकिन हिंदुस्तान में होता था, लेकिन वो संगत की बात थी। लेकिन थिएटर में उसके क्रिएटिव म्यूजिक था। तो उस वक्त एक मेरे गुरु थे जो कंपनी के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे सिखाया कि इसमें क्या क्या इफेक्ट पैदा किया जा सकता है। क्योंकि उस वक्त एक ही हारमोनियम एक ऐसा बड़ा भड़ाउस इंस्ट्रूमेंट था। भड़ाउस मतलब बहुत लाउड था। क्योंकि ये टेंशन क्रिएट करने के लिए और कभी कोई डर पैदा करने के लिए भी कुछ ऐसा बताया था, जैसे कि ये अपने आप उसको रिदम भी एक बन गया, टक 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 की, और सुर भी मिल गया। सिर्फ हारमोनियम की सुर खत्म हो गया, लेकिन फिर पट्टी की आवाज है। तो इसका मतलब उस वक्त थिएटर वाले के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होता, तो वो तबला हो, हारमोनियम हो, वो उसको उलट के, पलट के, काट के, उल्टा करके, नीचा करके, इसी से अलग अलग साउंड पैटर्न करते थे। ये हमने वो थिएटर में वहां से सीखा था। अब भी वो कभी कभी काम आता है, क्योंकि सिंपल है, सिर्फ इमेजिनेशन चाहिए। आखिर इंस्ट्रूमेंट के रहने से कोई म्यूजिक नहीं बनता। इंस्ट्रूमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे कल्पना, एक इमेजिनेशन चाहिए। वही मुझे एक तरह से ज्ञात हुआ उस गुड्डी कंपनी में। What I've learned from him is that he has the capacity to take risks. So he just, you see, jumps into a situation and says, let's see what comes out of it. You know, and I, as a person, possibly because, you see, I am different from him in many senses, I'm a little wary of jumping into situations. But then what I've learned from him truly is this lesson, that yes, one must just close one's eyes and take a chance and find out what happens. नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बाबा ने कभी भी ऐसा कैंसिल नहीं किया। हम जो करते थे उसी को कुछ इम्प्रोवाइज करने के लिए कहते थे, ज़्यादा करो या कुछ कम करो या कुछ ऐसा करो, उस पर डायरेक्शन थे। कभी वो कैंसिल नहीं किया, ये मत करो, एक दूसरा नया करो।
उस तरह से हम लोगों ने कभी भी ऐसा, स्पेशली बाबा के साथ जो काम किया है, ऐसा प्रॉब्लम में फेस नहीं किया। उन्हें तो प्लान करके नहीं आते, मेरे सबसे दूसरे डायरेक्टर टेबल और करके कैसा आते ना, ये एक्टर्स को ही छोड़ देते पूरा, वो क्या मिलते इधर वही लेके ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಮೋಷನಲ್ ಮಾತಾಡೋದು ಎಮೋಷನಲ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಲೇಖಕರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರಂತೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ತೋರಿಸೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆನೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಸುಳ್ಳು ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಲೇಖಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾಟಕಕಾರ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಅವೆರಡರ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿತು. ಗಂಡ ಬಡವ ಇರಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿಲ್ ಪ್ರೇಮ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ರಾಯರ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಂಡ ಬಡವಿರ್ತಾನೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟ ಬಡವಲ್ರಿ, ಹುಟ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತ. ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಟ್ಟ ಬಡವಿ, ಮ್ಯಾಲ ಅನಾಥು, ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲ್ ಪ್ರೇಮ ಆ ಹುಡುಗಂದು. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಹುಡುಗನ್ ತಂದೆ. ಹುಡುಗ ಚಲೋದಿಲ್ರಿ, ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾನ, ಅಪ್ಪ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಮಗನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನ. ಆಗ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಸೀನು. ನೀವು ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ ರಾಯ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ರಾಯ್ರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಬಿಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಂಬಿಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಂಬಿಡ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಕಿನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ. ಆಕಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ 8 ದಿವಸ 8 ಹಗಲು 8 ರಾತ್ರಿ 824 192 ತಾಸು ಆಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ. 8 ದಿವಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 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 8ನೇ ದಿವಸ ಯುವಕ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನ. ಬಂದು ಬೇಗ ಮಲಗುಳಿ ರಾಯ, ಮೂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಮಲಗುಳಿ ಮಲಗುಳಿ ಮಲಗುಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯದು ಏನ್ ಅವಸ್ಥೆ. ನನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಸರೋವರದ ಕಮಲ ಬಾಡಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಂಗಾರದ ಅರಗಿನ 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 ಅರಗಿನಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಂಗಾರದ ಅರಗಿನಿ. ಈಕೆಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದೇ ಉಪಾಯ, ಕ್ರೂರ ಉಪಾಯ, घोर उपाय। रंगमंच की परंपरा के बिना रंगमंच का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास बेकार है हमारे लिए, लेकिन परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदुस्तान बहुत ही समृद्ध देश है, अलग अलग भाषा की अपनी अपनी एक रंगमंच की परंपरा है। हम अंग्रेजी में अक्सर कहते हैं कि ट्रेडिशनल थिएटर। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल थिएटर दो तरह के, एक क्लासिकल थिएटर और दूसरा फोक थिएटर। हालांकि यहाँ ये फोक और ट्रेडिशनल या क्लासिक कहना भी हमारी शब्दावली नहीं है, हमारे यहाँ देशी और मार्गी है। देशी का मतलब है कि हमेशा वो कंटेम्प्रेरी है, उस तरह से फोक थिएटर भी हमारे लिए कंटेम्प्रेरी है। इतने है कि आज गांव और शहर और कस्बा के बीच में, उसके बाद बड़ा गांव, बड़ा शहर और बड़ा शहर, उसके बाद मेगा सिटी, महानगर। महानगर की कहानी तो फिर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली आती है। उस रूप में मुझे लगता है कि फोक थिएटर ही हमारी मूल वस्तु है, मूल स्रोत है। और उसमें मूल स्रोत जब मैं कहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर हम रंगमंच में प्रोडक्शन स्टाइल, एक्टिंग स्टाइल या उसके आसपास आजू बाजू जो कुछ चीजें हैं, जैसे सीनिक डिजाइनिंग,
या म्यूजिक डिजाइनिंग, लाइट डिजाइनिंग अपनी एक परंपरा रखती है। इस परंपरा की वजह से जो थिएटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है थिएट्रिकलिटी। इसको थिएट्रिकलिटी जब कहता हूं, रंगमंची तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। थिएट्रिकलिटी मतलब थिएटर में हमने कैसे कम्युनिकेट कर दिया, टाइम एंड स्पेस को कैसे हमने एक तरह से जीत लिया। वो टाइम एंड स्पेस जीत लेना ही एक तरह से थिएट्रिकलिटी है। तो वो प्रेरणा जो मिलती है मुझे फोक थिएटर से। डोंको बालद नायकरे अहटीवे नूटव माडुवे, ओ डोंको बालद नायकरे अहटीवे नूटव माडुवे, ಕಣಕ ಕೊಟ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣಿಕಿ ಕಿಣಿಕಿ ನೋಡುವಿರಿ, ಕಣಕ ಕೊಟ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣಿಕಿ ಕಿಣಿಕಿ ನೋಡುವಿರಿ, ಕಣಕ ಕೊಟ್ಟೋ ಹೊನಿಕೆಲಿ ಬಡಿದರೆ ಕುಯ್ 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 ಮಾಡುವಿರಿ, ಕಣಕ ಕೊಟ್ಟೋ ಹೊನಿಕೆಲಿ ಬಡಿದರೆ ಕುಯ್ ಮಾಡುವಿರಿ. ಆ ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೇ ನೀವೇ ಊಟವ ಮಾಡುವಿರಿ, ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೇ ನೀವೇ ಊಟವ ಮಾಡುವಿರಿ, ಕುಯ್ ಕುಯ್ ಮಾಡುವಿರಿ, ಕುಯ್ ಕುಯ್ ಮಾಡುವಿರಿ, ಕುಯ್ 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 ಮಾಡುವಿರಿ. पहले मैं रंगायण आया था। आने से पहले मुझे ड्रामा गेमा वगैरह ऐसे ही देखता रहता था। मैंने यक्षगान देखा था और फिल्म बहुत देखता था, लेकिन ड्रामा के बारे में कुछ नहीं जानता था मैंने। बाद में इधर आके बाबा का साथ काम करते करते म्यूजिक के बारे में बहुत अच्छी तरह से चीज मुझे मिला। मैं पहले सुना था यक्षगान में दूसरा दूसरा स्टाइल था और फिल्म में फिल्म का, लेकिन ड्रामा के आने के बाद क्या हुआ, बाबा इतना अच्छे से म्यूजिक करता था। ये म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक नहीं है, ये तो बात है, बात ही जैसा ये है। अब वो कैसा हाँ एक चीज है किंदरी जोगी में, ये माउस का, ये बड़ा माउस का एक गाना है उसका, वो अच्छा, बहुत अच्छा है। ಚಿಂಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಳಿಗೆ ವಾಸನೆ ತುಂಬೇದೋದೋ, ಯಾರೋ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡುವರೆಂದು ಗೂಡನು ಬಿಟ್ಟೆವು ಹೊರಗಾಡೆ ಬಂದು, ನೋಡಲು ಹಲ್ವಾದ ರಾಶಿಯ ಕಂಡೆ ವಿಧ ವಿಧ ತಿಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಜೋಗಿಯ ಸುತ್ತಾಲು, ऐसा चीज है। क्योंकि गाने अभी हम फिल्म का गाना है तो, और शास्त्रीय संगीत वो सुनने के बाद कैसा होता है, ये राग जैसा एक राग का वेरिएशन रहता है। इधर राग का वेरिएशन नहीं, इसमें राग भी है, भावना भी है, और इसमें ये कैरेक्टर कैसा बात करने का है वो म्यूजिक में करता है। थिएटर तो वर्तमान काल का है, लेकिन भूत का और भविष्य करने के लिए ये हमको ये ट्रेडिशन चाहिए। उसकी सबसे बड़ी चीज है म्यूजिक, क्योंकि हमारी भाषा ही, हिंदुस्तान की भाषा ही स्वर प्रधान भाषा है। स्वर प्रधान मतलब नोट है। शायद एशियन थिएटर के लिए स्वर प्रधान है, क्योंकि चाइनीज भाषा के बारे में भी कहते हैं सिर्फ नोट बदलने से अर्थ बदलता है, और अंग्रेजी के बहुत कुछ स्ट्रेस प्रधान है, आघात प्रधान है। तो हमारा स्वर प्रधान होने की वजह से वो संगीत हमारे लिए इतना नेचुरल है। वो नेचुरल जब कहते हैं तो हमारे लिए इसलिए नेचुरल, सुबह से उठकर शाम तक हम कितने ढंग से अपने माँ के मुंह से, अपने आसपास के लोगों के मुंह से कितने ढंग से संगीत सुनते हैं। मुझे यहां तक लगता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहीं इसे प्रेरणा ली है, तभी उनके कई गीत जो हैं वो बाउल का आधार क्यों लेता है। उनका गीत जो बाउल का आधार इसलिए लेता है, वो जिंदगी का भाषा की जो शक्ति है वो उसमें मिलता है। और मुझे ये पता लगा थिएटर में सबसे ज्यादा उस तरह की संगीत की आवश्यकता है, और मैं सचमुच हर पे में संगीत का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं संगीत किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ। बहुत लोग कहते हैं मैं एक गाना बना दिया। नहीं, गाना नहीं बनाया मैंने, गाना नहीं बल्कि संवाद भी बनाया, पूरा नाटक बनाया। इसलिए मुझे ये सारी आवाजें, इंस्ट्रूमेंटल साउंड एंड ह्यूमन साउंड
उसके बाद नेचुरल सॉन्ग्स, उसके बाद इमिटेटिव सॉन्ग्स, उसके बाद क्या बोलते हैं पैरोडी करने के सॉन्ग्स, ये सारी चीजें हमारे हिस्से हैं और ये सारे संगीत में आते हैं। ತೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆರೆಯೇ ನೀರಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಸೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ಕೊಳೆವಲ್ಲು ಉಗುವ ಜೊಲ್ಲು, ಗಟ್ಟಿ ತಡಿ ತೊದಲು ನುಡಿ, ತೊಳ ತೊಳಗುತಿ ಹಾಸುವಾಗು, ಮೇರೆ ವಾ The thing about Karanth as a director, what made him very different from the other directors I worked with in India, is the way he responded to the text, or he responds to the text. He's not one of those people who will sit on a text, work on it in detail, working with the psychology of the characters and, the structure and so on. He responds to it almost as though it were a piece of music. Actually, music is very important to Karanth, as you know. He himself is a music director. And in Kannada theatre, at least, he was the person who brought music back onto the stage. When I wrote Hayavadana, for instance, or when Kamba wrote Jokumar Swami, this was in the 60s, we were both lucky that there was a director like Karanth to put the songs back and use the musical form of these plays, because that gave a totally new dimension to Kannada theatre. Otherwise, we would have been still stuck within the realistic framework. But what I'm saying is that because of his tremendous command over music and because of his way of thinking, which is musical, his whole approach to drama, his whole approach to a play is musical. He responds to the whole form, and most of his plays are sensually directed. राजा बेटे, आजा बेटे, राजा बेटे, आजा, I know, for instance, one of the professionals in Karnataka told me that it was only after Karanth came to Karnataka and he worked with all these people that actually the actress profession got some respectability in Karnataka. Before that, if the actors came, they were not even allowed houses to live in until the 60s, because actors were considered somehow of a low category, of a socially very low. But by bringing in middle class people to work with him, by bringing in educated people to work with him, and by doing plays which were first rate at that time, Karanth really revolutionized not just theatre but also social attitude to theatre. ಏನಿದು ಗುಜು ಗುಜು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನು, ಏನಿದು ಗುಜು ಗುಜು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನು, ಆಯಿತು ದೂರದ ಪಿಂಡರಿ ಲಾಲ, ಬರುವಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪಿಂಡರಿ ಜೋಗಿ, ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಕವಳೆ ತಂದ, ಅಂದಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಾನಂದ,
ಇಂದರಿ ಜೋಗಿ ನೋಡಿದರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗಿ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಆನೆಯ ಕಿವಿಗಳ ಸುಂದರಿ ಜೋಗಿ 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 ಹಂದಿಯದ ಒಡೆಯ ಸುಂದರಿ ಜೋಗಿ 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 ಕಣವೇ ಕೊಂಬಿನ ಹರಿದ ಜೋಗಿ 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 ಮಂಡಲ ಮೂತಿಯ ಮುಡಿದ ಜೋಗಿ 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 ಬಂದನೋ ಬಂದನೋ ಇಂದರಿ ಜೋಗಿ ಆಡುತ್ತಾ ತೇಲುತ್ತಾ ಆಡುತ್ತಾ ತೇಲುತ್ತಾ ಇಳಿದನು ಜೋಗಿ डेथ एंड बर्थ, ये दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। मरना इसलिए दूसरा जन्म लेने के लिए। कुछ चीजें ऐसी बातें हो गई हैं जो क्लीशे हो गई हैं, जैसे कहते हैं ना, डूबता है सूर्य जो है कल जरूर उग सकता है, फूल मुरझा जाता है तो फिर नए फूल खिलते हैं।